नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ब्याज, इंटरेस्ट। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। और उत्पादन के सभी 5 साधनों का बड़ा महत्व है। पूंजी यद्यपि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, किंतु उत्पादन के साधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। अब पूंजी, चूंकि पूंजी के जो पुरस्कार है वो ब्याज है, इस कारण से ब्याज का भी बहुत ही अधिक महत्व है। ब्याज क्या है? जब चूंकि पूंजी का महत्व इतना अधिक है कि इसकी तुलना हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के बराबर की जाती है, तो इस कारण से पूंजी को ब्याज को उत्प्रेरक के रूप में भी स्वीकार किया गया है। उत्प्रेरक के रूप में ब्याज कार्य करती है। चूंकि ब्याज पर ही पूंजी निर्भर करती है, इस कारण से ब्याज का भी बड़ा अधिक महत्व है। तो ब्याज की परिभाषा: ब्याज वो आय है जो पूंजीपति को पूंजी के त्याग के बदले में प्राप्त होता है। साधारण सी परिभाषा है। एक परिभाषा ये है कि ब्याज पूंजी के प्रतिफल का पुरस्कार है, और ये परिभाषा है, ये कह रही है कि पूंजीपति को पूंजी के त्याग के बदले में जो पुरस्कार प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। पूंजीपति अपनी पूंजी का त्याग करता है, वो चाहे 1 घंटे के लिए, अति अल्पकाल के लिए, या 1 दिन के लिए, या 1 सप्ताह के लिए, या दीर्घकाल के लिए। पूंजी का जो त्याग किया जाता है, वर्तमान समय में उसने अपनी नकदी का परित्याग किया है, और इसके बदले में, मूलधन के बदले में जो अतिरिक्त उसको मिलेगा वो ब्याज कहलाएगा। तो पूंजीपति को पूंजी के त्याग का जो पुरस्कार मिलता है, जो बदले में मिलता है अतिरिक्त धन, वो क्या कहलाता है? वो ब्याज कहलाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय से पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले में जो भाग मिलता है वो ब्याज कहलाता है। अब इस परिभाषा ये मैक्रो एनालिसिस पर आधारित है। राष्ट्रीय आय हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो राष्ट्रीय आय, अब यहां पर उत्पादन के सभी 5 साधन सहयोग करते हैं तब उत्पादन होता है। विनिमय, जो भी उत्पादित वस्तु है उसको हम बाजार में बेचते हैं, प्राप्त होता है हमको रेवेन्यू, राजस्व। अब फिर उसके बाद वितरण, एक अगला पार्ट आएगा, अगला अध्याय शुरू होगा। वितरण किसका किया जाएगा? जो उत्पादित वस्तु की बिक्री से हमें राजस्व प्राप्त हुआ है, जो भी आगम प्राप्त हुआ है, जो भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, किसके बीच में वितरण किया जाएगा? तो उत्पादन के जो साधन 5 हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, तो सबको उसी रेवेन्यू से उन उत्पादन के साधनों ने जितना सबने उत्पादित वस्तु में अपना योगदान दिया है, उसी के अनुपात में उनको पुरस्कार दिया जाएगा। अब पूंजी ने भी अपनी भूमिका निभाई है, तो पूंजी को जो जितनी मेहनत पूंजी ने की थी उसके बदले में जो पुरस्कार मिलेगा पूंजीपति को, वो क्या कहलाएगा? वो ब्याज कहलाएगा। तो ये बड़ी परिभाषा है राष्ट्रीय आय के आधार पे। फिर करबर की परिभाषा आती है। तो ब्याज वो आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। ब्याज पूंजी के स्वामी को, पूंजी का जो उसने परित्याग किया है, उस मूलधन के बदले में जो अतिरिक्त धन मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। इसी प्रकार से रिचर्ड्स की परिभाषा है, ब्याज मुख्यतः प्रतीक्षा का पुरस्कार है। प्रतीक्षा किस बात की प्रतीक्षा? जो उसकी जेब से नगद धन गया है, और जब वो नगद धन उतना ही उसके पास आ जाए, और जो अतिरिक्त मूलधन के अतिरिक्त जो धन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो ब्याज कहलाएगा। प्रतीक्षा की, उसने त्याग किया था मूलधन का, और जब मूलधन की पुनः वापसी हुई और साथ में वो जो अतिरिक्त धन लेकर के आया था, वो क्या कहलाएगा? वो ब्याज कहलाएगा। इसी प्रकार से कीन्स की परिभाषा, कीन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत के आधार पर ब्याज का निर्धारण किया। तो जो ब्याज
सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने परिभाषा दी कि एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार। तरलता यानी नकदी, नकदी वो चाहे हमने बैंक में जमा की हो या ऋणी को दी हो, तो उसका जो परित्याग किया था उसी का पुरस्कार क्या है, वो ब्याज है। जो नगद हमने मूलधन ऋणी को दिया या बैंक में जमा किया, चाहे ऋणी को दी हो चाहे बैंक में जमा की हो, हमारे पास से तो नकदी चली गई। अब ये नकदी के अभाव में वो एक दिन अत्यल्पकाल या अल्पकाल या दीर्घकाल या अति दीर्घकाल किसी भी अवधि के लिए जो हम प्रबंध जोखिम तनाव उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास से जो नकदी थी वो चली गई है। तो जब तक ये हमें ये वापसी नहीं मिलेगी तब तक हमें तनाव रहेगा। तो ये जो तरलता हमने त्याग की है, नकदी त्याग की है, इसी का पुरस्कार क्या कहलाता है, वो ब्याज कहलाता है। अगला है कि ब्याज के प्रकार, काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें शुद्ध ब्याज, प्रारंभ में शुद्ध ब्याज ही वास्तविक ब्याज माना गया। इसके बाद कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, ब्याज जो है कुछ और भी है। तो उसमें कहा कि कुल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट। तो इसमें कहा गया कि जब हम नकदी का परित्याग करते हैं तो हम जोखिम उठाते हैं, और जोखिम इस बात का होता है कि वो पैसा मूलधन वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा, कब मिलेगा। और एनपीए की घटनाएं तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कई बैंकें जो हैं उनके एनपीए बढ़ गए। तो ये ऐसा तो नहीं है एनपीए हो जाएगा, जोखिम उठाते हैं। और हमारी जेब से जो नकदी चली गई थी, अब उस बीच में यदि हमें कोई आवश्यकता, अतिरिक्त आवश्यकता पड़ गई तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, प्रबंध करेंगे। जोखिम है और ये प्रबंध की असुविधाएं भी हैं, और भी तमाम मानसिक तनाव रहेगा। तो ये सभी जोड़ दें तो मूलधन के अतिरिक्त जो हमें धन मिलेगा वो ब्याज कहलाएगा। तो शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त जो धन मिलता है उसका योग ब्याज कहलाता, कुल ब्याज कहलाता। जोखिम, प्रबंध व असुविधा के अतिरिक्त धन यदि हम शुद्ध ब्याज में जोड़ दें तो वो कुल ब्याज कहलाता है। ये पूंजी जब देते हैं तो जोखिम रहता है। और ब्याज दर निर्धारण की जब हम सिद्धांत में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ब्याज दर निर्धारण में जोखिम का बड़ा अधिक महत्व है, समय का भी महत्व है जोखिम का। यदि जोखिम अधिक है, असुरक्षित ऋण है, तो इसकी ब्याज दरें अधिक होंगी, और जोखिम कम है तो ब्याज की दरें कम होती हैं। ब्याज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस संदर्भ में भी कई विचारधाराएं रही हैं। वैदिक भारत में वैदिक कालीन इतिहास हमारा ये कहता है कि हमारे कई धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कई वैदिक पुस्तकों में ब्याज लेना हराम बताया गया है, ब्याज को अनुचित बताया गया है। यहां तक कि मनु स्मृति में तो कहा गया कि ब्याज लेने का मतलब है मानव की वध, मानव हत्या। किंतु वर्तमान समय में जब पूंजी का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है और इस कारण से ब्याज का भी महत्व बढ़ता जा रहा है, इस कारण से ब्याज लेने को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। ब्याज पूंजीपति का पुरस्कार है, जो पूंजीपति ने जोखिम उठाया है, मूलधन के अतिरिक्त जो उसे प्राप्त हो रहा है वो ब्याज कहलाता है। थैंक यू।